Hello and welcome to our show, and I'm your host Shakurika Bhattacharya. Today we are going to talk about academics, to discuss the academic curricular and what is competitive exam, why students are scared of competitive, and are they really excelling in competitive exams? To discuss this absolutely in an array, we have Avinash Agarwal ji, who's the director of Thank you. the publication. So Avinash ji, my first question to you, that do you think that in today's world, the new generation, they are under the pressure of academics as compared to the previous generation? देखिए, प्रेशर थोड़ा बहुत है और प्रेशर थोड़ा बहुत होना भी चाहिए, बट ये लगता है कि प्रेशर हम लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा बना दिया है, क्योंकि आजकल के यूथ को मैं खास तौर से देखता हूँ, ये जेन को देखता हूँ, तो वो डायरेक्शन लेस रहना चाहती है। और डायरेक्शन लेस इसलिए रहना चाहती है क्योंकि वो एक कंफर्टेबल सिचुएशन है। और जब आप अपने आप से सवाल करते हैं कि मैं कौन हूँ और क्या करना चाहता हूँ, तो कुछ ना कुछ प्रेशर अपने आप इवॉल्व होता है। बट मेरा अब ये मानना है, मैं पिछले 20-25 सालों से जेन के बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, लाखों स्टूडेंट से मैंने इंटरेक्ट किया, जिसमें ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कम्पीट नहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को या बोर्ड एग्जामिनेशंस को सक्सेसफुली नहीं करते, टॉप भी कर लेते हैं। फ़र्क होता है सिर्फ फोकस का। Focus is very important nowadays, whether we talk about the focus from the parent side or focus from the student side. So do you really think even parents play a very vital role for the competitive exams which the kids and the students are preparing for? मैडम, पेरेंट्स का रोल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जब मैंने बहुत सारे, जैसा कि मैंने आपसे पहले शेयर किया कि मैंने बहुत सारे टॉपर्स को बारीकी से इंटरव्यू किया कि ऐसा क्या है कि टॉपर टॉप क्यों करता है और बाकी बच्चे टॉप करना तो छोड़िए, क्लियर ही नहीं कर पाते। कुछ तो ऐसा है जो टॉपर को पता है, बाकी बच्चों को नहीं पता, या कुछ तो ऐसा है जो टॉपर कर रहा है, बाकी बच्चे नहीं कर रहे। वो कुछ क्या है? जब मैंने बहुत सारे टॉपर से इंटरेक्ट किया तो एक बात जो बिल्कुल क्लियरली निकल के आई, वो है पेरेंटल सपोर्ट। पेरेंटल सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, और ये पेरेंटल सपोर्ट छोटी छोटी चीज़ों से होता है। मैंने एक रिक्शे वाले की बच्ची को भी टॉप करते हुए देखा है। जब उससे पूछा, उसकी मदर अपने बच्चे से बात करती थी, तो वो बच्चे से अगर आप इतना भी बात कर रहे हैं कि आज स्कूल में क्या हुआ, आपने क्या खाया, फ्रेंड से क्या बात हुई, आज की क्लासेस कैसी गई, तो एक पेरेंट बच्चे का कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। घर में किस तरीके की एनर्जी है, घर में किस तरीके का कन्वर्सेशन हो रहा है, आप अपने बच्चे के साथ किस तरीके के प्रोग्राम्स देख रहे हैं, किस तरीके से, किस टोन में बातचीत हो रही है बच्चे के साथ, हस्बैंड वाइफ किस तरीके से बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, पर बच्चे के ओवरऑल वेलबींग और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या किसी भी एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमने तो अपने टाइम पे देखा था, आपने देखा भी होगा कि कुछ घर ऐसे होते हैं जिनको हम पढ़ाई वाले घर कहते हैं। Correct. कि मामा जी के घर चले जाओ, वहाँ पढ़ाई का ही माहौल है, वहाँ जो भी बच्चा जाता है अपने आप क्लियर कर जाता है। तो कहीं ना कहीं एनर्जी का, कहीं ना कहीं वाइब्रेशन का, और वो एनर्जी और वाइब्रेशन घर में किस तरीके की है, ये पेरेंट्स ही डिफाइन करते हैं। So as per you, what is the ideal strategy of studying for Gen Z specifically? मैडम, मेरे हिसाब से अगर आइडियल स्ट्रैटेजी को अगर आप देखें, और फॉर एग्जांपल मैं अपने हिसाब से भी क्या कहूँ, मैंने अगर टॉपर्स क्यों टॉप करते हैं अगर उसमें देखें, तो उनकी स्ट्रैटेजी की, उनकी स्टडी की जो सही स्ट्रैटेजी है, सबसे पहले प्लान होती है। Yes. हम लोग प्लान नहीं करना चाहते, हम लोग सारी चीज़ें इफ एंड बट्स पे करना चाहते हैं। और हम कहते हैं, जबकि प्लान क्यों नहीं कर रहे हैं, तो हम कहते हैं प्लानिंग से कुछ नहीं होता। बट अगर हम मूवी देखने जाते हैं तो 6 बार प्लान बनाते हैं, कौन सी मूवी, कौन सा शो, कौन सी सीट, किसको कहाँ से पिकअप करना है, और इंटरमिशन में क्या खाना है, सारी चीज़ों की डिटेल प्लानिंग ही नहीं, 1-2 बार रिवाइज भी होती है। पढ़ाई की हम प्लानिंग नहीं करना चाहते। अगर हम अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल को चेस कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है प्लानिंग। प्लानिंग आपकी तैयारी को डायरेक्शन देती है, प्लानिंग आपके एफर्ट्स को एक्सेलरेट करती है, प्लानिंग आपकी टेंशन बढ़ाती नहीं है, प्लानिंग आपकी टेंशन कम करती है, और यहीं पे ही 99% बच्चे फेल हो जाते हैं। So planning is the मूल मंत्र of successful, I would believe, the strategy. Well, if I have to ask you, Avinash ji, it's all about planning. You said that. बच्चे प्लानिंग कर रहे हैं, पेरेंट्स प्लानिंग कर रहे हैं. What is the role of the school? Are the curriculum of the school falling on place with the CBSE rules and regulations? Because if I see from now perspective in today's scenario, things are changing. So do you think that the curriculum is actually falling on the place as per the competitive exams the students are going to prepare for? मैडम, स्कूल्स के करिकुलम को अगर देखें तो करिकुलम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ मैच करता है, बट स्कूल्स की जो प्लानिंग मेथोडोलॉजी है, स्कूल्स की जो अप्रोच है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ मैच नहीं करती। सिर्फ सिलेबस मैच करने से कुछ नहीं होता। आप
किस अप्रोच से पढ़ा रहे हैं, किस माइंडसेट से पढ़ा रहे हैं। और इसको हम स्कूल पे ना जाकर देखते हैं, हम देखते हैं बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या फ़र्क है। दोनों का सिलेबस या आधार चाहे सेम ही हो, बट द टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड द वे द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, वो कहते हैं ना, व्हाट यू टेस्ट इज व्हाट इज लर्न्ड एंड हाउ यू टेस्ट इज हाउ इट इज लर्न्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोर्ड की तैयारी, आप कार ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं और अगर आप बोर्ड के एग्जाम्स में जाते हैं तो वो पूछेगा स्टीयरिंग का क्या काम होता है, एक्सेलरेटर का क्या काम होता है, ब्रेक का काम क्या होता है। और वही सवाल जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो वो कहेंगे कि आपको प्लेस ए से प्लेस बी तक पहुंचना है, शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है, कैसे आप पहुंच सकते हैं, और आपके पास स्टेपनी नहीं है तो आप किस तरीके से पहुंचेंगे। तो जहां स्कूल का जो सिलेबस है, स्कूल का जो करिकुलम है, वो कंसेप्चुअल नॉलेज पे और काफ़ी कुछ रोट लर्निंग पे बेस्ड है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन है वो टोटली एप्लीकेशन बेस्ड है, कि माने उन कॉन्सेप्ट्स को आप रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। और यहीं पे ये मिसिंग लिंक आ जाता है, और यहीं पे ये कोचिंग्स की इंपॉर्टेंस, या बहुत सारे बच्चे कोचिंग पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, और डिपेंडेंट कुछ इस हद तक हो जाते हैं कि वो स्कूल एजुकेशन और स्कूल इकोसिस्टम को रिडंडेंट समझने लगते हैं। पिछले 3-4-5 सालों में तो हमने बहुत कुछ ऐसा भी देखा कि डमी स्कूल का प्रचलन चला है, जिसमें कुछ शहरों के अंदर हजारों स्कूल्स ऐसे होते हैं जिनका कोचिंग के साथ टाई अप या अलायंस होता है। बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे होते हैं, कोचिंग ही जा रहे होते हैं, क्योंकि वो बच्चे या पेरेंट्स का मानना होता है कि इस स्कूल में जाकर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। ये खासतौर से उन एग्जाम्स की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे इंजीनियरिंग एंट्रेंस या मेडिकल एंट्रेंस की बात करें, जिसमें जो कि आज की तारीख में भी लाखों बच्चे उन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। And I think in today's scenario, Avinashi, the things of digitalization has taken a place. So do you really think that digitalization in the curriculum, in day-to-day life, has actually increased the productivity or it has decreased the productivity of the student? देखिए, अगर इसको हम ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि ऑनलाइन रिवोल्यूशन है या ऑनलाइन लर्निंग, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी है या घटी है, तो कुछ जगह तो ये प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली बढ़ी है और इससे चीज़ें, रिजल्ट्स इंप्रूव हुए हैं। कुछ ऐसी जगह जहाँ पे पहले हाई क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस ही नहीं था, जहाँ पे शायद टीचर्स या कोचिंग या और फैसिलिटीज़ नहीं थी, अब वो घर बैठे बैठे उनको वो फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो वहाँ पे डेफिनेटली फ़ायदा हुआ है। और अगर हम पूरे सब्जेक्ट्स को भी डिवाइड करते हैं तो 2 तरीके के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। एक सब्जेक्ट होता है रीड सब्जेक्ट, माने जिसको आप पढ़ते हैं और समझते हैं, जैसे कि आप बायोलॉजी समझ सकते हैं, हिस्ट्री समझ सकते हैं। दूसरे सब्जेक्ट होते हैं डू सब्जेक्ट, जिनको मैथ्स बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं, जिसमें पढ़ के या समझना नहीं है, आपको उसको लिख के हाथ से करके देखना पड़ेगा। तो रीड सब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे हिस्ट्री हुआ या ज्योग्राफी हुआ या बायोलॉजी हुआ, उनमें ऑनलाइन लर्निंग काफ़ी हद तक रिप्लेस भी कर सकती है और इम्प्रूव भी कर सकती है। बट डू सब्जेक्ट के अंदर आज भी जो टीचर और स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्लासरूम का जो माहौल होता है वो सिर्फ लर्निंग ही नहीं, वो एक कॉन्सेंट्रेशन, एक फोकस, एक अटेंशन को भी एक उसको को भी में भी बहुत हेल्प करता है। And I don't think that e-books can really help developing the character of the child. Obviously. I think आपने जैसे कहा है कि बच्चों का साथ में बैठना, if the student and the child and the teacher, they are sitting in one particular room and they are discussing, conversing, they are asking their questions and answers, that kind of bonding helps the child to even improve their own activities, because वहीं पे बच्चे लैक कर जाते हैं और वहीं कॉन्फिडेंस भी लैक हो जाता है। हाँ, आपने जैसा कहा मैडम, कंटेंट तो एक जरिया है, कंटेंट एक जरिया है स्टूडेंट और टीचर के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करने का, और वो जो रिलेशनशिप जितनी स्ट्रांग होती है, लर्निंग उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। Absolutely. और वो रिलेशनशिप एक फिजिकल एनवायरनमेंट में ही हो सकती है, वो डिजिटल एनवायरनमेंट में नहीं हो सकती। बट जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन की एक्सेस नहीं है, तो ऑब्वियसली उन बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन से अच्छा फ़ायदा हो रहा है। When we started the conversation, me and Avinash, we were discussing about the CBSE new curriculum. I really wanted to know, because even the viewers would love to know what is the new curriculum which is coming up, because parents are bogged up, because the students are now still, it's in middle of the session, they don't have the books, adequate books with them. CBSE कह रहा है कि books available है, लेकिन अभी तक नहीं मिल पा रही हैं. So what is it that is coming now? मैडम, स्टूडेंट्स की बात तो क्या करें, बीइंग ए पब्लिशर हमें ही बुक्स नहीं मिल पा रही हैं, और एक नहीं बहुत सारी बुक्स नहीं मिल पा रही हैं। डायरेक्शन हम लोगों का सही है, जो करिकुलम हमने चेंज किया डायरेक्शन सही है, बट शायद हम थोड़ी स्पीड हमारी कम थी। जो काम आज से 4 महीने पहले हो जाना चाहिए था वो आज हो रहा है। जो चेंज इन करिकुलम हो रहा है, जो कि एकेडमिक ईयर 2026-27 से एप्लीकेबल होगा, उसमें 2-3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि R1, R2, R3 3 लैंग्वेज का मॉडल प्रपोज किया है। पहले ज़्यादातर बच्चे एक इंग्लिश लेते थे और एक रीजनल लैंग्वेज ले लेते थे, या एक इंडियन लैंग्वेज ले लेते थे, जो कि ज़्यादातर हिंदी या रीजनल लैंग्वेज होती
होती संस्कृत थी, या कुछ संस्कृत या कुछ होती थी। अब 2 आपको रीजनल लैंग्वेज लेनी पड़ेंगी और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। तो या तो आप संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश ले सकते हैं या फ्रेंच या कुछ ले सकते हैं एक तरीके से। तो एक सबसे बड़ा मॉडल, सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि 3 लैंग्वेज R1, R2, R3 ये मॉडल इंप्लीमेंट हुआ है। और जो R3 आपकी लैंग्वेज होगी वो आपको बोर्ड एग्जाम्स में, जब ये 6th क्लास के बच्चों के लिए एप्लीकेबल होगा, जब वो 10th में पहुंचेंगे तो उन्हें बोर्ड के एग्जाम्स में R3 पे एग्जाम्स देना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स होंगे, अब उनके पास सब्जेक्ट चूज करने के लिए काफी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। पहले हमारा बड़ा ही रिजिड सिस्टम था कि अगर आप PCM के स्टूडेंट हैं तो PCM लीजिए या PCMB ले लीजिए। अगर बीइंग ए PCM स्टूडेंट, जब मैं PCM का स्टूडेंट था तो मेरा अच्छा इंटरेस्ट काफी इंटरेस्टेड था मैं हिस्ट्री में या पॉलिटिकल साइंस में, पर मैं ले नहीं सकता था। बट अब जो नया करिकुलम है, जो नई मेथोडोलॉजी है, उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट्स के बीच में, मतलब साइंस, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के बीच में चूज कर सकते हैं। Okay, that's a combination now. That's a combination. So you will have a lot of flexibility. If you are a PCM student and if you think that you want to study economics, if you want to study political science, or if you want to study accounts or any other subject, there is a possibility that you can pick up and choose between different permutation and combination. Okay. But इसमें सबसे important बात जिसका मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक सिस्टम और इम्प्लीमेंट होते हुए देखा है जो कि स्कूल इकोसिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ था 2007-8 के अंदर, जिसको हम CC बोलते थे, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारा करिकुलम क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है कि उसको हम ग्राउंड लेवल पे किस स्पिरिट और किस मैनर में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्या हमारे टीचर्स, क्या हमारे स्कूल्स के पास इतनी सारी लैंग्वेजेस को एक साथ देने की फ्लेक्सिबिलिटी है, या स्कूल डिसाइड करेगा कि उसके पास फ्रेंच का टीचर है तो फ्रेंच सब बच्चों को कंपलसरी ही लेनी पड़ेगी, चाहे वो पढ़ना जर्मन चाहते हो। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा चैलेंज है। एक और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इससे इंग्लिश पे जो फोकस था वो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि मुझे भी, मेरी अंतरात्मा भी कहती है कि कहीं ना कहीं पिछले 60, 70, 75 सालों में इंग्लिश लैंग्वेज हमारे ऊपर थोड़ी थोड़ी थोपी गई है और जैसे हावी रही है। और जैसे हम इंग्लिशाइज्ड होते गए, वैसे वैसे हम अपने कल्चर और अपनी जड़ों से दूर होते चले गए। जो भाषा होती है, लैंग्वेज जो होती है, वो सिर्फ कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं होती, वो चेतना का भी एक वाहक होती है, एक संस्कृति का भी वाहक होती है। उससे हम दूर जा रहे थे। तो शायद रीजनल लैंग्वेज पे या इंडियन लैंग्वेजेस पे फोकस बढ़ेगा, इंग्लिश पे फोकस कम होगा, और मल्टी वर्ड के लिए हम तैयार करेंगे जिसमें इंग्लिश के अलावा और बहुत सारी लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं। But do you really think the new framework of CBSE is really going to help the child in current scenario, in the practical framework, or do you think that such kind of framework will put a lot of pressure to the child? प्रेशर थोड़ा सा होगा, प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ेगा कि अगर सिलेबस बढ़ जाता है तो प्रेशर होगा। एंड आई एम श्योर कि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स तक आते आते जब एक तीसरी लैंग्वेज उन्हें देनी पड़ेगी तो ऑब्वियसली सिलेबस का अलाइनमेंट, सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं पे कुछ बढ़ाया जाएगा, कहीं पे कुछ कम होगा। ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रेशर बढ़ सकता है, बट ये ऑब्वियसली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऑब्जर्व करने वाली बात है। ऑन द फेस ऑफ इट अगर हम देखें तो हमें लगेगा प्रेशर बढ़ रहा है, बट मैं आई एम श्योर कि उसको अलाइन किया जाएगा। बट इससे जो बहुत अच्छी बात होने वाली है, जो सब्जेक्ट चूज करने की जो फ्रीडम है, उससे बच्चा जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है वो चूज कर सकेगा, रेदर देन कंपार्टमेंटलाइजिंग द चाइल्ड कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही पढ़ना है। Correct. जैसे मैं एज ए स्टूडेंट, मेरी इच्छा बहुत थी कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ सकूं, बट नहीं पढ़ सकता था, वो पॉसिबिलिटीज नहीं थी। तो हर चीज के दो प्रॉस एंड कॉन्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है, प्रेशर भी उस हद पे डिपेंड करता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन, रोल आउट क्या होता है। अगर इम्प्लीमेंटेशन और रोल आउट स्मूथली हो जाता है तो प्रेशर ईज ऑफ हो जाएगा। और जैसे कि आपने अभी शुरुआत में कहा, किताबें ही नहीं मिल रही हैं, तो तीसरे सब्जेक्ट को तो छोड़िए, आधे से ज्यादा प्रेशर तो वैसे ही बढ़ जाता है जब बुक्स के लिए आपको इधर से उधर भागना पड़ रहा है। कोई कुछ कह रहा है, स्कूल्स कह रहे हैं, CBSE कह रहा हम दे रहे हैं, बुक्स मिल नहीं रही हैं, तो प्रेशर तो इन चीजों से भी बहुत बढ़ता है। तो इम्प्लीमेंटेशन और रोल आउट ग्राउंड लेवल पे कैसे चीजें ट्रांसलेट करती हैं, स्कूल्स के पास कैसे ऑप्शंस हैं, क्या हमारे टीचर ट्रेंड होते हैं, नहीं होते हैं, क्या जो चीज हम बच्चों को प्रॉमिस कर रहे हैं वो क्या वाकई में हम दिल से दे पाएंगे, नहीं पाएंगे, ये सब चीजें डिटरमाइन करेंगी। Lot of things to be determined, lot of things to be discussed. I think it's a plethora of questions which are already been waiting for all of us. But yes, Avinash ji, thank you so much for giving the insights about the entire thing. And I believe after this conversation, many of the parents are now relaxed. They know in which direction they are going, and the students specifically they are going, whether they are giving competitive exams, whether they are part of the junior academy session.
they are at least clear with the facts that yes, this is something which is new, which is coming for you. And like you said, topper hai to topper ka kuch to hai. That kuch to bhi needs to be find out. But yes, we will be digging it out and sharing with you the thoughts. Thank you so much, Avinash. It was my pleasure. Thanks a lot. So I believe for today's it's as of now, and we will be coming back with you more interesting topics. And stay tuned with us. Do keep watching News 9.